नमस्कार, जय हिंद दोस्तों देखिए, आपका बिहार दरोगा जो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया था, देखिए बीच में रुक गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि देखिए आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का ये वीडियो बनता है, बहुत अधिक मेहनत लगता है, बट आप लोग देखते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम मेहनत आपके लिए क्यों करें। आप लोग जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे, देखिए आप समझिए कि सारा जितना भी टॉपिक लिखा गया उसको एक जगह कलेक्ट करके फिर वीडियो एडिट होता है, फिर अपलोड होता है, तो कहीं ना कहीं सारा समय लग जाता है। इसके पीछे देखेंगे तो आपका 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे जितना भी आपका होमवर्क है पूरा प्रोवाइड करा दें। आपको इधर उधर जो है भटकना नहीं पड़ेगा, और आपको एक ही जगह यानी एक ही वीडियो में आपको सारा जो है जितना भी आपका होमवर्क है पूरा मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर में आपका दिया गया है पेज नंबर 96 से लेकर के 100 तक पढ़ना है, जो कि हम देखेंगे। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 221 से लेकर के 230 तक पढ़ना है। कलर चेंज करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए। और बायोलॉजी की बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ना है। फिजिक्स में देखेंगे तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एसिड बेस्ड साल्ट पढ़ना है। तो ये सब पूरा हम वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा जो करंट अफेयर है, ये आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर होने वाला है। पेज नंबर हम देखेंगे 96 से लेकर के 100 तक देखने का प्रयास करेंगे, और आपका जो होमवर्क मिला है आपका 96 से लेकर के 100 तक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पॉइंट हमारा है कि विश्व का पहला एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, तो उसी के बारे में देखेंगे। देखिए सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी जो स्थापना है महाराजगंज जिले में कैपियरगंज रेंज में जो है आपका किया गया है। यह एशियाई राज्य गिद्ध यानी लाल सिर वाले गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य देखेंगे तो गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इस केंद्र का नाम जो है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है रखा गया है। देखिए एशियाई राज गिद्धों के बारे में कुछ दिया गया, जैसे एशियाई राज गिद्ध पहले पूरे भारत में पाए जाते थे, और डाइक्लोफेनॉक दवा के कारण जो है इन पक्षियों की संख्या में जो है भारी गिरावट आई है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जो है सूचीबद्ध हैं। इन्हें जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जो है सूचीबद्ध जो है किया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि हसदेव अरंड है ना, अरंड वन। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के सहदेव अरंड वन में कोयले के खनन के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा जो है लगातार विरोध किया जा रहा है। इस संदर्भ में वन अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच झड़प की कई जो है घटनाएं सामने आई हैं। विदित हो कि वर्ष 2021 के केंद्रीय कोयला मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार इस क्षेत्र में जो है 40 कोल ब्लॉक यानी रिजर्व के अंदर 31 और आसपास के 9 के आवंटन को जो है रद्द कर दिया गया था। वर्तमान विवाद है ना, वर्तमान विवाद इस अधिसूचना को जो है दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा जो है खनन गतिविधि को जो है मंजूरी प्रदान किए जाने से जो है उपजा है। सहदेव माफ कीजिएगा हसदेव अरंड वन के बारे में देखेंगे हम। देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE है ना, तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार जो है हसदेव अरंड वन मध्य भारत का सबसे बड़ा जो है अखंडित वन है, जो लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समुदायों की वार्षिक आय का लगभग जो है 60 से 70% हिस्सा जो है वन आधारित संसाधनों से आता है। हसदेव अरण्य जो है अरंड जंगल में गोंड, उरांव और अन्य जनजातियों के 10,000 लोग जो है निवास करते हैं। इस वन को जो है छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में दोस्तों ये आपका जाना जाता है। इसमें जैव विविधता का प्रचुर भंडार है, जिसमें प्राचीन साल जो है आपका सोरिया, रोबोस्टा और सागौन के जंगल जो है शामिल हैं। वैश्विक पारिस्थितिकीय तंत्र एटलस। देखिए 22 अक्टूबर 2024 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD के 16वें सम्मेलन COP 16 में वैश्विक जो है वैश्विक पारिस्थितिकीय तंत्र एटलस, देखिए एटलस लॉन्च किया गया है। यह आपका वैश्विक पारिस्थितिकीय प्रणालियों के मानचित्रण एवं निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला
अपनी तरह का जो है पहला उपकरण है। वैश्विक पारिस्थितिकीय तंत्र जो है एटलस के बारे में देखिए, विकासकर्ता ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, उद्देश्य की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणालियों को समझने और उनकी सुरक्षा करने के हमारे तरीकों में जो है बदलाव लाना है। ठीक है, महत्व की बात करते हैं तो यह विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के स्वास्थ्य और जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्रदान करता है। डाटा संबंधित चुनौतियों का समाधान, यह अपर्याप्त डाटा, अव्यवस्थित सूचना और विभिन्न समूहों के बीच प्रयासों के समन्वय में कठिनाई जैसी चुनौतियों का जो है समाधान करता है। उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा जो है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, देखिए पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को जो है मंजूरी दे दिया है। इसका उद्देश्य वैश्विक समझौते के तहत वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह गहरे समुद्र के प्रवाल, जलतापीय छिद्र और समुद्री प्रजातियों सहित पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं और कमजोर समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। विदित हो कि अजोरेस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 9 द्वीपों का एक समूह है। यह ज्वालामुखी द्वीप है जो अजोरेस पठार से उत्पन्न हुए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024, सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 क्या है? देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान यानी NCAP के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रदान किया गया विजेता शहर है। देखिए, श्रेणी 1 की बात करते हैं तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या यानी सूरत, जबलपुर और आगरा है। श्रेणी 2 की बात करते हैं, जनसंख्या जो है 3 से 10 लाख के बीच में आपका फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी हो जाएगा। और श्रेणी 3 की बात करते हैं 3 लाख से कम जनसंख्या जैसे आपका रायबरेली और नलगोंडा और नालागढ़ आपका हो जाएगा। आगे आपका नोट में दिया गया है कि हर साल नीले आसमान के नीचे स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 7 सितंबर को जागरूकता बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई है ना कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में इसकी जो है घोषणा किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है शहरों में शहर कार्य योजना और वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के आधार पर शहरों को रैंक करने की एक पहल है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024, देखिए जुलाई 2024 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जो है जारी की जाती है या फिर किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की बात करते हैं तो वन क्षेत्र में वृद्धि, देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश जैसे आपका पहला चीन 19.37 लाख हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं 4.46 लाख हो जाएगा। भारत की बात करते हैं 2.66 लाख आपका हो जाएगा। देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले अन्य शीर्ष देश क्रमशः आपका चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया है। रिपोर्ट में भारत के नई राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से बंजर भूमि को बहाल करने और कृषि वानिकी का विस्तार करने के प्रयासों की प्रशंसा भी किया गया था। देखिए निवर्तनीकरण में उल्लेखनीय गिरावट, देखिए इस वर्ष की रिपोर्ट में देशों द्वारा वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी पर जो है प्रकाश डाला गया है। इंडोनेशिया में 2021 में 2022 तक वनों की कटाई में 8.4% की कमी है। ब्राज़ील के अमेजन में 2023 में वनों की कटाई में 50% तक जो है कमी है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर के 2010 तक 10 से लेकर के 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की जो है कमी आई है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण जो है चरम मौसम की घटनाएं मैंग्रोव के लिए खतरा पैदा करती है और स्थानीय समुदायों को आपदाओं के प्रति संवेदनशील जो है बनाती हैं।
हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024। देखिए हाल ही में हरियाणा में पर्यावरणविदों ने पारिस्थितिकीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हरित घोषणा पत्र 2024 जो है जारी किया है। परिचय देखेंगे तो अपनी तरह की पहली पहल में हरियाणा के पर्यावरणविदों व पारिस्थितिकीविदों ने कई नागरिक समाज के सदस्यों के साथ मिलकर एक हरित घोषणा पत्र बनाया है। शामिल मुद्दे की बात करते हैं तो इसमें वायु प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, घटते भूजल स्तर और अरावली की सुरक्षा की आवश्यकता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। उद्देश्य देखिए, इस घोषणा पत्र के द्वारा पर्यावरणविदों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में अपनी मांगों को शामिल करने का जो है अनुरोध किया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। देखिए 19 मार्च 2024 को स्विस संगठन IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 23 शहर जो है भारत के हैं। वार्षिक PM 2.5 सांद्रता के आधार पर भारत सबसे प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश की बात करते हैं तो 79.9 है ना, तो सांद्रता के साथ पहले स्थान पर, एवं पाकिस्तान की बात करते हैं 73.7 है, सांद्रता के साथ दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत की औसत की बात करते हैं तो PM 2.5 सांद्रता 54.4 रही है। वर्ष 2022 में आपका 53.3 आपका था। भारत के बिहार में स्थित बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जो है सामने आया है। दिल्ली वर्ष 2018 में लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वर्ष 2023 में दिल्ली की औसत जो है आपका PM 2.5 सांद्रता 102.1 EFG/m3 रही है, जबकि 2022 में औसत PM जो है 2.5 सांद्रता है आपका 92.6 थी। वर्ष 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 134 देश शामिल हैं, जबकि वर्ष 2022 में 131 देश जो है शामिल थे। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 विश्व मौसम विज्ञान संगठन। देखिए 19 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी वार्षिक वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 अभी तक का जो है सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान दिवस से पहले जारी किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु प्रणाली के अनेक संकेतकों के कई रिकॉर्ड जो है टूटे हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो इसका स्तर देखेंगे तो आपका GHG वातावरण में अभूतपूर्व वृद्धि पृथ्वी के तेजी से गर्म होने का मुख्य कारण रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जो है GHG गैस ग्लोबल वार्मिंग में अधिक योगदान करती है। सतह का तापमान देखिए वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर सतह का जो तापमान है वर्ष 1850 से 1900 के औसत से 1.45 प्लस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वातावरण देखिए, वातावरण में देखेंगे तो आपका GHG की सांद्रता में वृद्धि वैश्विक तापमान को बढ़ाने का प्राथमिक कारण है, किंतु वर्ष 2023 में अल नीनो के आगमन ने भी तापमान वृद्धि में योगदान दिया है। महासागरीय तापमान देखिए, महासागरों ने वर्ष 1971 के बाद से GHG द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वार्मिंग का लगभग 90% अवशोषित किया है। यह रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में महासागर उष्मीय तत्वों की वृद्धि जो है 65% वृद्धि जो है 65 वर्षों के उच्चतम स्तर पर जो है पहुंच गई है। समुद्र के स्तर में वृद्धि देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि के कारण जो है वर्ष 2023 में पृथ्वी पर जो है स्थित वैश्विक महासागरों का दैनिक समुद्री हीट वेव 32% देखा गया है, जो वर्ष 2016 में रिकॉर्ड किए गए 23% जो है MHW से ऊपर है। अगला कि अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के क्षेत्रफल में कमी। फरवरी 2023 में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के क्षेत्रफल में 1.79 मिलियन किलोमीटर तक जो है गिरावट दर्ज किया गया है। वर्ष 1979 के बाद सर्वाधिक है। ग्लेशियर का पिघलना देखिए, हाइड्रोलॉजिकल वर्ष 2022 से 23 में ग्लेशियरों पर बर्फ में बहुत गिरावट दर्ज किया गया है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ग्लेशियर विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। WMO की इस रिपोर्ट के अनुसार
ग्लेशियरों का वार्षिक द्रव्यमान जो है संतुलन वर्ष 22-23 में नए निम्नतर स्तर 1.2 मीटर पानी के समकक्ष तक जो है आपको कम हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। देखिए WMO मौसम विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन की बात करते हैं 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन द्वारा जो है किया गया। इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। भारत में तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट 2024। देखिए 29 फरवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 जो है जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जो है राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है। यह सर्वेक्षण भारत के 20 राज्यों में किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में वर्ष 2018 से 22 के मध्य जो है 8% की वृद्धि हुई है। भारत में तेंदुआ की संख्या जो है 2018 में 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 जो है हो गया है। मध्य प्रदेश 3907 तेंदुओं की सबसे जो है अधिक संख्या जो है दर्ज किया गया है। आगे हमारा है कि इसमें भारत के लगभग 70% बाघ अभ्यारण्य जो है अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के दौरान प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि हुई है। 1000 से अधिक तेंदुओं की संख्या वाले राज्य देख लेते हैं। जैसे MP की बात करते हैं तो 3907 हो जाएगा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1985, कर्नाटक की बात करते हैं तो 1879, तमिलनाडु को हो जाएगा 1070। देखिए भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30 जनवरी 2024 को जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। विगत वर्षों में हिम तेंदुओं की संख्या में जो है वृद्धि हुई है। देश में हिम तेंदुओं की संख्या लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 है। यह सर्वेक्षण जो है सभी हिम तेंदुआ रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से किया गया है। यह वर्ष 2019 से 23 तक 2 चरणों में किया गया है। वर्तमान में भारतीय हिम तेंदुआ की संख्या वैश्विक आबादी का 10 से 15% है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो आपका पैंथेरा आंसिया है। इसे जो है घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स अर्थात पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। यह एशिया के मध्य और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई तक जो है पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, इसे जो है हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में भी हम जानते हैं या फिर ये जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी जनगणना रिपोर्ट देखिए जुलाई 2024 में केरल सरकार द्वारा जो है जारी केरल में हाथी आबादी अनुमान 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 23 के बीच हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदित हो कि केरल में इस अवधि में 845 हाथियों की जो है मौत दर्ज किया गया है। यह केरल में हाथियों की आबादी का वार्षिक सर्वेक्षण है, जो कि केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में समन्वित अंतर्राज्यीय सर्वेक्षण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राज्य की सीमाओं के पार बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या का समाधान करना है। इसे सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में केरल राज्य में हाथियों की आबादी जो है आपका 1793 होने का अनुमान है, जो पिछड़े वर्ष है ना माफ कीजिएगा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% कम है। विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन देखिए हाल ही में विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए जो है आपका निलंबित कर दिया है। दिल्ली चिड़ियाघर की जो सदस्यता है निलंबित किए जाने का अर्थ कि वह वाजा द्वारा जो है आयोजित सम्मेलनों या फिर गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है।
ये जो आपका सदस्यता है अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण से संबंधित चिंताओं, है ना, चिंताओं के कारण जो है निलंबित किया गया है। अफ्रीकी हाथी संकर को वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उपहार में दिया गया था। विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन के बारे में, यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह वैश्विक स्तर पर चिड़ियाघरों के लिए मानक तय करता है। वर्ष 1935 में स्थापित वाजा का लक्ष्य दुनिया भर के चिड़ियाघरों, एक्वेरियम और समान विचारधारा वाले संगठनों को पशु देखभाल एवं कल्याण, पर्यावरण, शिक्षा एवं वैश्विक संरक्षण में मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन देता है। सौर तूफान, है ना, देखिए सौर तूफान का पृथ्वी पर प्रभाव। नासा के वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में एक बड़े सौर तूफान के बारे में चेतावनी जारी किया है। क्या है सौर तूफान? देखिए नासा के अनुसार सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सौर सामग्री का अचानक विस्फोट है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी की ओर निर्देशित होने पर सौर तूफान को भूचुंबकीय तूफान के रूप में भी दोस्तों ये आपका जाना जाता है। और इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में एक शक्तिशाली सौर तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया था। सौर तूफान का प्रभाव। सौर तूफान इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्रभावित करने के साथ ही उपग्रहों के क्रियाकलापों को बाधित कर सकता है। यह रेडियो ब्लैकआउट, है ना, यह रेडियो ब्लैकआउट, बिजली की कटौती और अरोरा जैसे प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सौर तूफान में पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण सौर तूफान के खिलाफ सुरक्षा जो है प्रदान करता है। सौर तूफान के परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में एक अरोरा दिखाई जो है पड़ सकता है, अरोरा दिखाई पड़ सकता है। आते हैं लिटिल प्रेस्पा झील। लिटिल प्रेस्पा झील देखिए अल्बानिया एवं ग्रीक की सीमा पर स्थित स्वच्छ पानी की झील स्मॉक प्रेस्पा झील पानी की कमी के चलते जो है दलदली झील में परिवर्तित हो रही है। अल्बानिया में इसका जो अधिकांश हिस्सा या तो दलदल में तब्दील हो गया है या सूख गया है। इसका अधिकांश जो हिस्सा है ग्रीक में स्थित है और इसका जो है दक्षिणी हिस्सा जो है अल्बानिया में स्थित है। यह एक जो है लंबी एवं संकरी झील है और इसकी औसत गहराई की बात करते हैं तो 4 मीटर है। ठीक है, इसे उत्तर में स्थित ग्रेट प्रेस्पा झील तंत्र का हिस्सा माना जाता है, जो अल्बानिया, ग्रीस एवं मैसेडोनिया गणराज्य में स्थित है। यह यूरोप की सबसे पुरानी टेक्टोनिक या विवर्तनिकी झीलों में से एक है और बाल्कन प्रायद्वीपीय की सबसे विवर्तनिकी झील भी है। आते हैं देखेंगे अब हम मेस्टोडॉन, है ना, मेस्टोडॉन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पेरू की एंडीज पर्वतमाला में हिमयुग के मेस्टोडॉन के अवशेष की जो है खोज किया है। मेस्टोडॉन के बारे में क्या है देखेंगे। देखिए मेस्टोडॉन विशाल दांतों वाला हाथीनुमा एक स्तनधारी जीव था जो लगभग 11,000 वर्ष पूर्व जो है विलुप्त हो गया है। यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका एवं मध्य अमेरिका में निवास करता था। यह हाथी एवं प्राचीन मैमथ जैसे दिखते थे, किंतु इनके रहन सहन में जो है अत्यधिक अंतर था। हाथी एवं मैमथ के दांत चपटे होते थे जिनसे यह जो है घास फूस पीसते थे। मेस्टोडॉन के दांतों में एक उभरा हिस्सा होता था जिससे वे पत्तियां एवं टहनियां अधिक आसानी से चबा सकते थे। 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे। देखिए हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। विदित हो कि जिम्बाब्वे में भयानक सूखा पड़ा है, इसके कारण जो है खाने के लिए फसलें जो है नहीं बची हैं। उल्लेखनीय है कि जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के अनुसार हाथियों को मारने का एक कारण जो है उनकी आबादी को कंट्रोल करना भी है। जिम्बाब्वे के जंगलों में 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन इस समय यह हाथियों की संख्या जो है 84,000 से अधिक है। देखिए नामीबिया में सूखा संकट और जानवरों को मारने का आदेश। हाल ही में नामीबिया सरकार ने देश में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन मांस उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न खाद्यान्नों यानी पार्कों के हाथियों एवं दरियाई घोड़ों सहित 700 से अधिक जंगली जानवरों को जो है मारने की स्वीकृति जो है प्रदान की है। आखिरी पेज ये आपका है। इन पार्कों में नासिब नौक्लुफ्ट उद्यान और मंगेती राष्ट्रीय उद्यान और वाबाता राष्ट्रीय उद्यान, मुदिमू राष्ट्रीय उद्यान और
नकासा रुपारा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। विदित हो कि नामीबिया में 24,000 हाथियों सहित महत्वपूर्ण संख्या में वन्यजीव हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। यह शुष्क दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र 100 वर्षों में सर्वाधिक सूखे की समस्या से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूखे के परिणाम स्वरूप देश के लगभग 84% खाद्य भंडार समाप्त हो गए हैं। लगभग 2.5 मिलियन जनसंख्या में से लगभग आधे लोगों की जुताई जो है, माफ कीजिएगा, आधे लोगों को जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के दौरान उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना जो है करना पड़ रहा है। स्वीडन में भूरे भालुओं की हत्या। अगस्त 2024 में स्वीडन ने अपने शिकार सत्र के तहत लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की योजना बनाई है। ये भूरे भालू जो है सर्वाहारी होते हैं, लगभग हर पौष्टिक चीज़ जो है खा लेते हैं। इनका आहार मौसम के अनुसार अलग अलग खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार जो है बदलता रहता है। यह रेगिस्तानी किनारों से लेकर ऊंचे पर्वतीय जंगलों और बर्फ के मैदानों तक में रहते हैं। ये 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं और मनुष्य की तरह जो है अपने हाथों से जो है चीज़ उठा सकते हैं। अगला है कि मिरिस्टिका दलदली पवित्र उपवन। हाल ही में गोवा महाराष्ट्र सीमा से कुछ किलोमीटर दूर शोधकर्ताओं ने कुंभराल में एक पवित्र उपवन यानी मिरिस्टिका दलदली वन की खोज किया है, जिसे जो है स्थानीय समुदाय द्वारा जो है संरक्षित किया जाता है। आगे हमारा है कि यह मीठे पानी की दलदली वन का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से मिरिस्टिका की प्रजातियों से बना है। विदित हो कि मिरिस्टिका कर्नाटक एवं केरल में पाई जाने वाली पौधे की एक प्रजाति है, जिसे जो है IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में जो है आपका वर्गीकृत किया गया है। यह पौधा सदाबहार जंगलों में, नदियों के किनारे, दलदली आवासों में उगता है। रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 और स्थल शामिल हैं। देखिए, अगस्त 2024 में रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 और स्थल जो है शामिल किए गए हैं। इनमें तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय शामिल हैं। अब भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है 85 हो गया है। भारत में रामसर स्थलों की जो सर्वाधिक संख्या जो है तमिलनाडु में है, 18 है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपका जो है 10 रामसर स्थल हैं। विदित हो कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को भारत के बिहार में स्थित 2 पक्षी अभ्यारण्यों नागी और नकटी को रामसर साइट जो है सूची में शामिल किया गया है। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं, जो बिहार के जमुई जिले के साझा वन क्षेत्र में स्थित है। इनके जल ग्रहण क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन है, जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। देखिए, रामसर साइट के बारे में क्या है देखेंगे। देखिए, रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है माना जाता है, जिसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के तत्वावधान में रामसर ईरान में हस्ताक्षर जो है किए गए थे। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बना उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो प्रदेश के पारिस्थितिकीय को अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला अनूठा कदम है। इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा अग्रणी प्रयास शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य भी बन गया है। GEP सूचकांक हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें 4 जरूरी तत्वों को शामिल किया गया है, जिसमें वायु, जल, वन और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर राज्य के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। GEP 2020 से 2022 तक के सापेक्ष डेटा के माध्यम से 0.9% की वृद्धि को दर्शाता है, जो विस्तार के साथ अनुकूल पर्यावरणीय रुझानों का जो है संकेत देता है। GEP का अवधारणा, देखिए GEP का अवधारणा देखेंगे तो यह योजना पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा परिकल्पित किया गया था और यह जो है पर्यावरणीय सेवाओं को आर्थिक मूल्य के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने पर जोर देती है, साथ ही पारिस्थितिकीय प्रभाव को ठोस आधार भी प्रदान करती है। देखिए, उत्तराखंड
पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करने में जीईपी सूचकांक की शुरुआत के साथ विशिष्ट उदाहरण पेश कर रहा है। राज्य अपने नागरिकों के बेहतर कल को सुनिश्चित करते हुए अन्य राज्यों को भी इसके अनुसरण के लिए जो है प्रेरित कर रहा है। कावेरी नदी जल विवाद। 15 जुलाई 2024 को दक्षिण भारत में दो पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु फिर कावेरी नदी के जल के लिए जो है लड़ पड़े हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां निर्णय लिया गया है कि राज्य नदी का पानी तभी साझा करेगा जब कर्नाटक में बारिश होगी। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी इस मुद्दे पर जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 100 दिया गया है। अब अगला पेज जब आप आएगा 101 से देखेंगे। तो चलिए अगला हम सब्जेक्ट यानी अगला हमारा टॉपिक क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आपका बायोलॉजी से होने वाला है। लिखा गया है आपका कंपोनेंट ऑफ फूड देखना है, ठीक है, जैव अणु भोजन के अवयव, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम अच्छे तरीके से, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए जीवित तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, विटामिन जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु जो है जीवित प्राणी के शरीर के निर्माण तथा उनकी वृद्धि एवं पोषण के लिए जो है उत्तरदायी हैं। देखिए जैव अणु जो है कार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें हम अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पौधों में यह क्षमता है कि वह अपने लिए जैव अणु का जो है निर्माण स्वयं कर सकते हैं। प्रमुख जैव अणु का विवरण जो है इस प्रकार है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना यौगिक है, जिसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं CxH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1 का होता है। वर्तमान में कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुए हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावे अतिरिक्त तत्व भी होते हैं और उनमें जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 नहीं होता है। अंततः कार्बोहाइड्रेट की नवीनतम परिभाषा इस प्रकार जो है दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH एवं एक कीटोन ग्रुप होता है अथवा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र तथा आवास को पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य भागों में जो है बांटा गया है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। देखिए मोनोसेकेराइड के बारे में देखेंगे। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है 2 से 7 तक होती है। प्रमुख मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पर देखिए इसका सूत्र लिखा गया है C3H6O3। एरिथ्रोज की बात करते हैं तो C4H8O4। राइबोज की बात करते हैं तो C5H10O5 हो जाएगा। ग्लूकोज की बात करते हैं तो C6H12 और O6 हो जाएगा। फ्रक्टोज की बात करते हैं तो 66H12O मतलब O6 हो जाएगा। ग्लैक्टोज की बात करते हैं तो C6H12O6 और हेप्टुलोज C7H14O7 हो जाएगा। आते हैं दूसरे पे हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसका जल जो है अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अणु जो है प्राप्त होते हैं। जल अपघटन द्वारा जो है मोनोसेकेराइड अणु की संख्या के आधार पर यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपके डिसेराइड ये कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज को जो है कैन शुगर, माल्टोज को माल्ट शुगर तथा लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं हम देखेंगे आपका दूसरा देखेंगे दोस्तों। हम दूसरा देखेंगे तो आपका ट्रिसकैरेटाइड यानी इस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने पर 3 मोनोसेकेराइड है ना, मोनोसेकेराइड के अणु जो है प्राप्त होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो रेफिनोज C18H32O16। रेफिनोज देखिए, रेफिनोज कपास की रुई में पाया जाता है। इसका जल अपघटन करने पर जो है ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज तथा
ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड, इसमें देखेंगे तो ये कई मोनोसेकेराइड अणु के संयोजन से पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनता है। और पॉलीसेकेराइड को जटिल कार्बोहाइड्रेट या उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट न तो स्वाद में मीठा होता है, ना ही जल में घुलते हैं। मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में जो है घुलनशील होते हैं। प्रमुख पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट निम्न है। जैसे सेलुलोज की बात करते हैं तो यह पौधे के कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो है पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जो है सेलुलोज हैं। ग्लाइकोजन, यह जंतु के शरीर में अतिरिक्त भोजन के रूप में संचित होता है। यह जल में घुलनशील होता है। स्टार्च की बात करते हैं तो यह सभी प्रकार के अनाजों, गेहूं, मक्का तथा आलू में जो है पाया जाता है। हिपैरिन की बात करते हैं तो यह संयोजी ऊतक के मास्ट कोशिकाओं में जो है पाया जाता है तथा यह रुधिर को जमने से रोकता है। काइटिन की बात करते हैं तो यह कीटों का बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। जंतु, देखिए यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। जैसे यह श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने में मुख्य रूप कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। यह शरीर के टूट फूट तथा मरम्मत में सहायक होते हैं। यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित रहता है। इसके अलावे वे पेशीय ग्लाइकोजन के रूप में जो है पेशियों में संचित रहता है। यह वसा में रूपांतरित हो सकता है। अब आते हैं प्रोटीन देखेंगे। देखिए प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटीओस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च महत्व, यानी प्रोटीन का नामकरण जो है मोल्डर ने किया था। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना होता है। इसके अलावा जो है प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा धातु में आयरन, कॉपर, जिंक तथा मैग्नीज जो है पाए जा सकते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल जिस बंधन से जुड़े रहते हैं उसे जो है पेप्टाइड बंधन कहते हैं। प्रोटीन जब आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो पेप्टाइड प्राप्त होता है तथा जल यानी पूर्ण जल है अपघटन होने पर अमीनो अम्ल जो है बनता है। गुणों के आधार पर 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। देखिए सरल प्रोटीन, संयोगी प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन की बात करते हैं तो यह प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के ही बने होते हैं। प्रमुख सरल जो है प्रोटीन निम्न है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। देखिए ग्लोब्यूलिन, यह प्रोटीन जंतु तथा पौधा दोनों में पाया जाता है। अंडपीत यानी अंडा के पीले भाग में यह प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन जल में अघुलनशील परंतु अम्ल में जो है घुलनशील होता है। हिस्टोन, यह प्रोटीन जो है आपका हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन में तथा थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। एल्बुमिन, यह प्रोटीन अंडे के उजले भाग में पाया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा जो है दूध में भी पाया जाता है। और प्रोटामिन, यह प्रोटीन साल्मन तथा हेरिंग मछलियों में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला हमारा दूसरा है आपका युग्मित प्रोटीन। यह प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य तत्वों के अणु भी जो है उपस्थित होते हैं या फिर रहते हैं। प्रमुख युग्मीन प्रोटीन, देखिए क्रोमोप्रोटीन। इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त जो है FeCU, Mg या फिर CO के अणु उपस्थित रहते हैं। यह प्रोटीन रक्त के हीमोग्लोबिन तथा नेत्र के रेटिना में जो है पाए जाते हैं। अगला है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। यह अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल अणु का बना प्रोटीन है जो मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, यह कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्ल का बना प्रोटीन है। लार में पाया जाने वाला म्यूसिन एक जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन, इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त फास्फोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन एक जो है फास्फोप्रोटीन है। युग्मित प्रोटीन, देखिए साधारण तथा युग्मित प्रोटीन का जल जो है अपघटन करने पर जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसे जो है व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटियोसेस आदि व्युत्पन्न प्रोटीन है। आणविक संरचना का आकृति अणु का आधार पर प्रोटीन के 2 प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन तथा गोलीय प्रोटीन। देखिए रेशेदार प्रोटीन की बात करते हैं तो इस प्रोटीन में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मजबूत अंतराण्विक बल
द्वारा जो है जुड़कर रेशेदार संरचना में रहती है। यह जल में जो है अविलय होते हैं। बाल, त्वचा, ऊन में पाया जाने वाला केराटिन तथा मांसपेशी में पाया जाने वाला मायोसिन रेशेदार होती हैं। अगला है गोलीय प्रोटीन। इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड अणु गोलाकार संरचना में जुड़े रहते हैं। हीमोग्लोबिन और इंसुलिन गोलीय प्रोटीन के उदाहरण हैं। आते हैं अगला, अमीनो अम्ल। देखिए, अमीनो अम्ल वे पदार्थ हैं जिसे अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित रहता है। प्रोटीन बनने की मूल इकाई अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल के अणु आपस में संयोजी होकर जो है पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड के अणु जो है संयोजी होकर प्रोटीन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन बनाने में न्यूनतम जो है 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ये अमीनो अम्ल जो है पौधों खुद तैयार है ना, पौधों को जो है खुद तैयार कर सकते हैं, परंतु जंतु में कुछ ही अमीनो अम्ल जो है तैयार हो सकते हैं, सभी नहीं। अमीनो अम्ल को जो है दो प्रमुख भाग या फिर मुख्य भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। आवश्यक अमीनो अम्ल, ये वे प्रोटीन या फिर अमीनो अम्ल है जो जंतु के कोशिकाओं द्वारा जो है संश्लेषित नहीं हो सकते हैं, अंतः भोजन के माध्यम से इसे जो है लेना जरूरी होता है। देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या जो है 10 है। ये हैं वेलिन और ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल, एलेनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन, मिथियोनिन, लाइसिन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अनावश्यक अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल वे हैं जो जंतु के कोशिकाओं में संश्लेषित हो सकते हैं। इस प्रकार के अमीनो अम्ल जो है मुख्यतः यकृत बनते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या में 10 हैं। ये ग्लाइसिन और एलेनिन, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन, सिस्टाइन, एस्पार्टिन एसिड और ग्लूटानिक एसिड। अब आते हैं कुछ प्रोटीन के स्रोत हम देखेंगे। प्रोटीन के स्रोत देखिए, पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग आदि। जंतु स्रोत पनीर, दूध, मछली, मांस, अंडा। जंतु स्रोत से प्राप्त प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन स्रोत है जिसमें भी आवश्यक अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं। प्रोटीन के कार्य देखिए, प्रोटीन मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि यानी क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जो है जरूरी होते हैं। कोशिका जीवद्रव्य बनने के लिए जो है टूटी फूटी कोशिका के मरम्मत के लिए जो है प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरह जो है ऊर्जा को भी उत्पन्न कर सकता है। प्रोटीन जंतु के शरीर में हार्मोन तथा एंजाइम बनने हेतु जो है जरूरी है। प्रोटीन का विकृतीकरण देखिए, ताप, दाब, पीएच परिवर्तन या अन्य किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण जो है जब प्रोटीन की संरचना बिखर जाती है और प्रोटीन की सक्रियता समाप्त हो जाती है तो इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। लिपिड के अंतर्गत वसा, तेल, घी जैसे यौगिक आते हैं। लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, परंतु दोनों में इन तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। लिपिड या वसा ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्ल से मिलकर बना होता है। इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं CH3 CH2 COOH होता है। लिपिड को 3 भागों में जो है बांटा गया है, साधारण लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सभी प्रकार के लिपिड जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। साधारण लिपिड की बात करते हैं। साधारण लिपिड फैटी अम्ल तथा एल्कोहल का एस्टर है। वसा, फैट, तेल, ऑयल तथा मोम यानी वैक्स साधारण लिपिड हैं। कमरे के ताप पर जो लिपिड ठोस होते हैं वह वसा कहलाते हैं एवं जो कमरे के ताप पर तरल रहते हैं उसे जो है तेल यानी ऑयल कहा जाता है। वसा या तेल की विशेषता उसमें जो है उपस्थित फैटी अम्ल पर निर्भर करता है। फैटी अम्ल के आधार पर 2 प्रकार के वसा होते हैं। संतृप्त वसा, यह संतृप्त वसा अम्ल द्वारा बना होता है। संतृप्त वसा अम्ल के सभी C परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त रहते हैं तथा कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। प्रमुख संतृप्त वसा ब्यूटेरिक अम्ल, यह मक्खन में पाया जाता है, और कैपरिलिक अम्ल, यह नारियल के तेल तथा ताड़ के तेल में पाया जाता है। देखिए, पैल्मिटिक अम्ल
यह ताड़ के तेल तथा जंतु से प्राप्त वसा में पाए जाते हैं। और एराकिडिक अम्ल, यह मटर के तेल में जो है पाया जाता है। असंतृप्त वसा, यह वसा असंतृप्त वसा अम्ल से बना होता है। इस वसा अम्ल के सभी C परमाणु हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त नहीं रहते हैं। असंतृप्त वसा ही तेल हैं और यह कमरे के ताप पर जो है तरल रहता है। प्रमुख असंतृप्त वसा, देखिए पाल्मिटोलेइक अम्ल दूध तथा सार्डाइन में जो है पाया जाता है। और उलेइक अम्ल, यह जैतून तेल में जो है पाया जाता है। और इरूमिक यानी इरूसिक अम्ल, यह सरसों के तेल में पाया जाता है। अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त वसा होता है तथा पौधों से प्राप्त असंतृप्त वसा होता है। भोजन में असंतृप्त वसा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता है। संयुक्त लिपिड, यह लिपिड में फैटी अम्ल तथा अल्कोहल के अतिरिक्त फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या प्रोटीन पाए जा सकते हैं। प्रमुख संयुक्त लिपिड फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। व्युत्पन्न लिपिड, यह वसा साधारण तथा संयुक्त वसा के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जंतु में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल, पौधों में पाया जाने वाला एर्गोस्टेरॉल जंतु के लिंग हार्मोन में उपस्थित एस्टेरॉइड्स उत्पन्न लिपिड है। लिपिड के कार्य, देखिए जंतु इसे जो है ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। जंतु में कई प्रकार के विटामिन तथा हार्मोन बनने हेतु जो है लिपिड आवश्यक हैं। इसका इस्तेमाल परिरक्षण तथा रोशनी उत्पन्न करने में किया जाता है। लिपिड भोजन में अच्छे स्वाद और गंध उत्पन्न करता है। कोशिका झिल्ली बनने हेतु जो है लिपिड एक जो है अनिवार्य घटक है। विटामिन, देखिए विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसकी थोड़ी मात्रा मानव एवं जंतुओं के अच्छे स्वास्थ्य तथा वृद्धि हेतु जो है अनिवार्य होता है। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में नहीं बनता है परंतु पौधों में इसका निर्माण हो सकता है। यही कारण है कि पौधे का उत्पाद विटामिन के अच्छे स्रोत से होते हैं। मनुष्य के शरीर में विटामिन निर्मित नहीं हो सकते हैं परंतु 2 विटामिन ए तथा के का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में हो सकता है। शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन से जबकि विटामिन के का जो संश्लेषण है शरीर के आहार नाल में उपस्थित जीवाणु के माध्यम से होता है। विटामिन की थोड़ी मात्रा मनुष्य का जंतु के लिए अनिवार्य है। इसी कमी से शारीरिक तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है जिससे कई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि कमी वाले विटामिन को लेने से विटामिन के अभाव में होने वाले रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में होने वाले विटामिन की कमी को जो है विटामिनोसिस कहा जाता है। विटामिन के 2 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। देखेंगे हम इसको अब इसके बाद जो है हम इसको अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम देखेंगे आपका ये फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स में आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, तो यह हम टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए प्रत्यास्था की बात करते हैं तो अगर किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाया जाता है तो उसकी आकार या आयतन में परिवर्तन आता है परंतु वस्तु अपने अंतरानुक बल के कारण जो है बाहर से लगाए जाने वाले बल का विरोध करती है तथा बल हटाते हैं अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है अथवा आने की प्रयत्न करती है। वस्तु के इसी गुण को जो है प्रत्यास्था कहते हैं। विरूपक बल, देखिए वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं अथवा इस बल के कारण जो है वस्तु में होने वाले परिवर्तन के विरुद्ध विरूपण कहते हैं। वैसा पदार्थ जिस पर से विरूपक बल हटा लेने पर वह अपने पूर्व आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं उसको जो है पूर्णतः यानी प्रत्यास्था पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिस पर विरूपक बल हटाने पर वह अपने पूर्व स्थिति में नहीं लौटा यानी पूरी तरह जो है विरूपित हो जाता है उसे जो है अप्रत्यास्था या फिर प्लास्टिक कहते हैं। प्रतिबल, जब वस्तु पर विरूपित बल लगता है तो वस्तु के कणों के बीच सापेक्षिक स्थानांतरण होने के कारण जो है एक स्थानांतरिक बल की उत्पत्ति होती है। वह बल वस्तु को पूर्व की स्थिति में लाने की चेष्टा करता है। इस बल का मान लगाए जाने वाले विरूपण बल के बराबर और विपरीत
होता है, इसी बल को जो है प्रतिबल कहते हैं। देखिए प्रतिबल का देखेंगे तो CGS पद्धति में मात्रक जो है आपका डाइन CM-2 हो जाएगा, जबकि SI पद्धति में देखेंगे तो Nm के पावर -2 अथवा पास्कल होता है। इसकी विमीय देखेंगे तो विमा आपका यहाँ पे इतना लिखा गया है। विकृति की बात करते हैं तो अगर वस्तु पर विरूपण बल लगाने पर वस्तु में विरूपता उत्पन्न होती है तो इसी जो है विरूपता में जो है विकृति होती है। विकृति मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। विकृति 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, अगर L लंबाई की वस्तु पर विरूपण बल लगाने से वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होता है तो I/L को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति केवल ठोस पदार्थ में पाया जाता है। आयतन विकृति, देखिए अगर किसी वस्तु का आयतन V है और उस पर बल लगने से उसके आयतन में परिवर्तन V होता है तो यहाँ पर देखिए स्मॉल है यानी स्मॉल और कैपिटल आयतन विकृति कहते हैं। द्रव्य तथा गैस में भी आयतन जो है विकृति पाई जाती है। अगला है कि अवरूपण विकृति। अवरूपण विकृति में वस्तु की केवल आवृत्ति बदल जाती है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप इसका फिगर देख सकते हैं। देखिए अवरूपण विकृति केवल ठोस में पाई जाती है। देखिए प्रत्यास्था सीमा, अगर वस्तु पर बल यानी प्रतिबल लगाया जाता है तो वस्तु अपनी पहली स्थिति से विरूपित हो जाता है, लेकिन बल हटाते ही वह पूर्व स्थिति में लौट जाती है। लेकिन बल का मान बढ़ाने पर ऐसी स्थिति आएगी कि बल को हटाने पर भी वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटेगी, यानी पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा। पदार्थों का यही सीमा जिसके आगे उसकी प्रत्यास्था या गुण समाप्त हो जाता है प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। आरोपित बल का मान अगर प्रत्यास्था सीमा से अधिक हो जाता है तब वो वस्तु अपने पूर्व स्थिति में जो है नहीं लौट पाती है या फिर नहीं लौट आती है। अगला हमारा है हुक का नियम। देखिए इस नियम का प्रतिपादन जो है 1678 में रॉबर्ट हुक ने दिया था या फिर किया था। इस नियम के अनुसार जो है कम विरूपण के लिए प्रतिबल हमेशा जो है विकृति के समानुपाती होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए प्रतिबल या विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे जो है ई के रूप में जो है सूचित किया जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक कम विरूपण के अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक कम विरूपण के लिए प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे जो है के से सूचित किया जाता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो Nm के पावर -2 होता है, जबकि विमा देखेंगे तो इतना दिया गया है। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम या I/K को पदार्थ को कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता कहते हैं। दृढ़ता है ना, दृढ़ता गुणांक देखिए कम विरूपण के लिए प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे जो है n से सूचित करते हैं, n से। अगला है कि प्रवासों का अनुपात कम विरूपण के लिए पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्रवासों अनुपात कहते हैं। इसे जो है आप देखेंगे सूचित करते हैं। जब हम किसी तार को सिरों पर बल लगा कर खींचते हैं तो तार की लंबाई तथा तार के व्यास में परिवर्तन आता है। तार की लंबाई में हुआ परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति है, जबकि तार के व्यास में हुआ परिवर्तन पार्श्व विकृति है। प्रवासों के अनुपात का न तो कोई मात्रक होता है और न ही कोई विमा। दाब देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं या कहते हैं, यानी जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। देखिए दाब का ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को वैज्ञानिक ब्लैक पास्कल है ना, ब्लेज पास्कल के सम्मान में जो है पास्कल भी कहते हैं। अगला है कि जितने क्षेत्रफल में दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहती है वह क्षेत्रफल का संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर किसी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले बल को हटाया जा सकता है। इस सिद्धांत के कुछ उदाहरण जो है निम्न है, जैसे दलदल वाली भूमि पर व्यक्ति तख्ता है ना, तख्ता रखकर
चलता है, जिससे मनुष्य का भार बड़े क्षेत्रफल पर बढ़ जाता है और भूमि पर जो है दाब कम पड़ता है और मनुष्य धंसने से बच सकता है। ऊँट के पैर फैले होते हैं, जिसके कारण जो है बालू पर ऊँट के पैर का दाब जो है एक स्थान पर कम पड़ता है और जिससे ऊँट जो है बालू पर जो है आसानी से चल सकता है। अगला है आपका भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं तथा पीछे के टायर चौड़े में होते हैं, जिससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में विपरीत हो जाता है और टायर पर जो है कम दाव पड़ता है। गीली मिट्टी पर ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाते हैं क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे जो है टायर काफ़ी चौड़ा होता है। मकानों की दीवार पर आधार भूमि के अंदर चौड़ा बनाया जाता है, जिससे जो है मकान का भार बड़े क्षेत्रफल में विपरीत हो जाता है और दाब जो है कम पड़ता है। संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाया जाता है। यही कारण है कि काटने वाले अथवा छेद करने वाले औजार यानी चाकू, आरी, कैंची, सुई में बहुत कम क्षेत्रफल का धार या नोक होता है, जिससे जो है कम बल लगाने पर भी औजार जो है द्वारा अधिक दाब जो है डाला जाता है। घनत्व डेंसिटी एकांत आयतन में पदार्थ का जो भी परिणाम होता है उसे जो है पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो केजी प्रति मीटर स्क्वायर है। किसी पदार्थ का घनत्व पदार्थ की शुद्धता जांचने में सहायक होता है। जो सोना का घनत्व है 19,300 केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब होता है तथा पानी का घनत्व देखेंगे तो 1000 केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब होता है। प्रणोद द्रव्य यदि किसी बर्तन में रखा जाता है तो द्रव्य बर्तन के पेंदे के साथ साथ बर्तन की दीवार पर भी बल लगता है तथा यह बल सतह के लंबवत लगता है। किसी द्रव्य द्वारा बर्तन के पृष्ठ या सतह पर लगाए जाने वाले लंबवत को बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का बल वही होता है जो बल का होता है, यानी प्रणोद का अस्थायी मात्रक जो है न्यूटन होता है। प्रणोद और दाब में निम्न अंतर। किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लगे लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं, जबकि पृष्ठ के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं। दाब में यानी द्रव्य में दाब। देखिए किसी स्थिर द्रव्य में द्रव्य के दाब के 4 नियम हैं। जैसे द्रव्य को इस बर्तन में रखा जाता है, द्रव्य उस बर्तन के भीतरी सतह पर जो है दाब डालता है। द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब गहराई के समानुपाती होता है। द्रव्य में किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब द्रव्य के घनत्व के समानुपाती होता है। द्रव्य के दाब से संबंधित पास्कल के नियम। किसी बंद द्रव्य के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं के समान रूप से संचरित होता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल का यह नियम सभी तरल पदार्थ पर लागू होता है। पास्कल के नियम के प्रयोग जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए जाते हैं। उत्प्लावकता है ना, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसके कारण वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। इसी बल को वस्तु पर द्रव की उत्प्लावकता कहते हैं और इसी बल को जो है उत्प्लावन बल भी कहते हैं। उत्प्लावन का गुण सभी तरल यानी द्रव्य तथा गैस में होता है। उत्प्लावकता का अध्ययन कर यूनानी वैज्ञानिक आर्कमिडीज ने यह नियम प्रतिपादित किया, जिसे आर्कमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। आर्कमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु को किसी द्रव्य या गैस से पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है, उसके भार में आभासी कमी आ जाती है तो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य या गैस के भार में भाग के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर 2 बल कार्य करता है। वस्तु का भार जो है W1 वस्तु पर नीचे की ओर लगता है। द्रव्य की उत्प्लावकता W2 वो वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। इन दोनों बल के परिणाम में निम्न स्थिति बनती है। ठीक है, आप इसको आराम से 1, 2, 3 पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम इसका। देखिए बोला कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की सुई या कांटी पानी में डूब जाती है, परंतु लोहे के टुकड़े को पीटकर नाव का आकार दे दिया जाए तो यह पानी में तैर सकता है। इसी सिद्धांत पर जो है लोहे का जहाज बनाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, परंतु सिर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए मनुष्य पानी में डूबने लगता है।
समुद्र के पानी का घनत्व नदी अथवा झील के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अंततः इसी की अपेक्षा जो है समुद्र में तैरना आसान है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण जो है बर्फ़ पानी पर तैरता है। बर्फ़ जब पानी पर तैरता है तो बर्फ़ 11/12 भाग जो है पानी के भीतर डूब जाता है रहता है और 1/12 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक रहता है, जिसके कारण जो है समुद्र के पानी में तैरते समय बर्फ़ का 18 यानी 8/9 भाग पानी के भीतर 1/9 भाग पानी के ऊपर रहता है। समुद्र में बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान पानी में तैरता रहता है, क्योंकि समुद्र में बर्फ़ का 1/9 भाग ही पानी की तरह यानी ऊपर जो है रहता है, जिसके कारण जो है कोहरे वाली रात के समय जहाज़ का इनसे टकराने का खतरा बना रहता है। 1912 में टाइटैनिक जहाज़ इसी तरह जो है बर्फ़ के चट्टान से टकराकर जो है नष्ट हो गया। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व एवं प्रमाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व प्रमाणन पदार्थ का घनत्व। अगर प्रमाणिक पदार्थ के रूप में पानी को मिला लिया जाए तब अपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अंततः वस्तु का घनत्व बराबर वस्तु का अपेक्षित घनत्व गुणे पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व एक प्रकार राशियों का अनुपात है, अंततः इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर यंत्र में मापा जाता है। तो देखिए 4 पेज आपका समाप्त हो गया है। 1 2 3 4 तो 8 पेज था, आधा देखना था। तो चलिए हम अगला यानी केमिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा जो है आपका केमिस्ट्री से देखेंगे और ये जो आपका टॉपिक है हम दृष्टि के क्विक बुक से देखेंगे। इसमें देखेंगे तो आपका एसिड बेस्ड साल्ट जो कि अम्ल, क्षार एवं लवण देखना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे हम। जैसे एसिड यानी अम्ल। देखिए एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द यानी एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देते हैं। लिटमस यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह जो है बैंगनी रंग का होता है। मैथिल ऑरेंज एवं फिनाल्थैलिन भी जो है संश्लेषित सूचक है। अम्ल की रासायनिक परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए आपके यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल लिखा गया, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल वह अणु अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने में क्षमता रखता है। देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, बड़े के डंक में, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू कुल के फलों में, और लैक्टिक अम्ल जो है दही में, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में, और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला, नींबू कुल, सिट्रिक के फलों में, टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में देखने को मिलता है। क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक की रासायनिक परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन H+ यानी OH- देते हैं। इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण वगैरह लिखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार क्षारक वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। कुछ क्षारक एवं उनके स्रोत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने की पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने का मर्जक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए 1923 में लुईस ने अम्ल और क्षार अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर वर्णित किया है। लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। अंततः किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ को लुईस अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थ को जो है लुईस क्षार कहते हैं। अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया।
धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धातु अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है, जिसे जो है लवण कहते हैं। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ धातु जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं और धातु की क्षारकों से अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है एवं धातु के लवण प्राप्त होते हैं। क्षार प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उपयुक्त अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ जो है संभव नहीं है। धातु कार्बोहाइड्रेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए, चूना पत्थर, खड़ियाँ एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। उपयुक्त अभिक्रिया में अत्यधिक देर तक यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसे जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण एवं जल बनाते हैं। निष्कर्षतः धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारक के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। निष्कर्ष, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। क्षारक एवं अम्ल एवं क्षारक के जलीय विलयन। जल की उपस्थिति में भी अलग हाइड्रोजन आयन देते हैं जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होती हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा तथा प्रकृति संक्षारण होती है। देखिए, तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन H3O+ या OH- की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस अभिक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकृत करने के लिए अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं, न कि अम्ल में जल को। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण जो है यह उत्पन्न अम्ल को अधिक मात्रा में जो है धारित कर लेता है। pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। इससे विलयन में अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता ज्ञात करते हैं। pH में P पुषांश, जो जर्मन शब्द है, प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ होता है शक्ति। pH एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। pH स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक pH ज्ञात करते हैं। कम pH का मान अर्थ अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और अधिक अम्लीयता है। उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। pH स्केल पर किसी विलयन का मान 7 से कम होने पर यह विलयन अम्लीय होता है या फिर होगा। वही pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा। यदि समान सांद्रता के अलग अलग अम्ल लिए जाएं तो अम्लों की समान मात्रा के लिए जो अम्ल विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेंगे वे प्रबल अम्ल होंगे तथा कम H+ उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल जो है कहलाएंगे। एक्वारेजिया। देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यह गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ यह प्रबल संक्षारक है। अम्लीय वर्षा। देखिए, वर्षा के जल का pH मान
जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु प्रदूषण है वर्षा जल के साथ घुलकर जो है क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र को क्षति पहुंचाती हैं। लवण, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिकों के लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण, पीएच मान जो है 7 से कम। अगला है कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक उदासीन लवण, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक क्षारीय अम्ल, पीएच मान जो है 7 से अधिक। कुछ महत्वपूर्ण लवण एवं उनके गुणधर्म, देखिए साधारण नमक, यह एक उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार के विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से समुद्रों से पृथक करके तथा खनिज रूप में भी जो है प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड NaCl है। कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर नया हाइड्रोजन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण कैथोड पर होता है। विरंजक चूड़, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूड़ का निर्माण होता है। विरंजन चूड़ को जो है CaOCl2 को से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन जटिल होता है। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका औद्योगिक उत्पादन जो है आपका हैसन क्लेवर संयंत्र में करते हैं। उपयोग, देखिए रासायनिक उद्योग में अपापचय रूप में, पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन में, कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में। बेकिंग सोडा, देखिए इसका उपयोग जो है खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा एवं दुर्बल असंक्षारकीय लवण। उपयोग, देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर में जब जल मिलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। उपयुक्त अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पाव रोटी या केक में खमीर उठता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अम्ल तत्व नाशक रूप में किया जाता है। ENO का प्रमुख घटक यही है कि ENO को पानी में डालने पर बुलबुले बनते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक जो है क्षारीय लवण है। उपयोग की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। बोरेक्स के उदाहरण देखेंगे तो देखिए घरों के साफ सफाई में, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में। धावन सोडा की ही तरह अन्य लवण भी है जिनमें जल के अणु उनके क्रिस्टल में सजे रहते हैं। लवण की एक सूत्र जो है इकाई में जल को निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण जल कहते हैं। नीला थोथा, देखिए इसे तूतिया भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में 5 अणु क्रिस्टल जल का होता है। इसका रंग नीला होता है। गर्म करने पर जल अलग होने से सफ़ेद रंग का लवण प्राप्त होता है। देखिए जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसका सूत्र देखेंगे तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण जिसमें जो है जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए, खिलौना एवं सजावटी सामान बनाने तथा
गृह निर्माण इत्यादि में दोस्तों किया जाता है। तो यहीं पर देखेंगे तो ये भी आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपका MCQ दिया गया है। तो चलिए अगला हम टॉपिक देखेंगे।